Hello guys, this is SN ma'am, your biology mentor, welcomes you all at my classroom platform. I hope all of you are doing very well, perfectly fit and fine. So guys, आज का हमारा जो टॉपिक है, it is going to be on prions. क्या होते हैं, what is their significance, how it got discovered, what is their nature, इन सारी चीजों के बारे में we are going to discuss today. अच्छा, हम ये टॉपिक पढ़ते कहाँ हैं? दिमाग के अंदर आया कुछ, कहीं से कुछ कोरिलेट और कनेक्ट हुआ? तो लेट मी रिकॉल यू गाइस, क्लास 11th का हमारा सेकेंड चैप्टर है, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ऑल्दो उस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ किंगडम्स, बट अलॉन्ग विद दैट कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स है जैसे वायरस, विरियोइड्स, वन ऑफ देम इज प्रायंस ऑल्सो. So what are these prions? Let's begin with these. If I say that definition of the prion, that I would like to conclude that prions are proteinaceous in nature, then what is the major difference between the proteins and the prions? है बच्चा, बहुत गहरा डिफरेंस है. प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं तो वो एक कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर कैरी करते हैं. बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन्स अपनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैरी करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कैरी आउट होता है जो उनको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने का काम करता है. लेकिन जब ये प्रोटीन्स प्रॉपर तरीके से अपनी कॉन्फॉर्मेशनल स्टेट को ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं और हम ये कहें कि ये प्रोटीन्स प्रॉपर तरीके से फोल्ड ही नहीं हो पाए, उनके बीच में जो बॉन्ड्स बनने चाहिए थे उन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, समवेयर वी कैन कॉल कि प्रोटीन्स की हो गई मिसफोल्डिंग. प्रोटीन्स की हो गई मिसफोल्डिंग. ड्यू टू दैट फॉर्मेशन हो गया कुछ गड़बड़ वाले प्रोटीन्स का, एंड दीज फॉल्टी मिसफोल्डेड प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज प्रायंस. और ये जो प्रायंस होते हैं ये हमारे लिए कोई अच्छी चीज नहीं है. क्यों अच्छी चीज नहीं है? आज के लेक्चर के अंदर टिल एंड यू विल बी नोइंग दिस थिंग. तो प्रायंस के बारे में हमें सबसे पहले पता कैसे चला? If we focus on the discovery of prion, then it was done by Mr. Stanley B. Prusiner. पहले भी प्रायंस को लेके बहुत सारे लोगों ने थियरी दी, लेकिन वो उसके प्रॉपर नेचर को नहीं बता पाए. He is the person जिन्होंने सबसे पहले 1996 के अंदर डिस्कवर किया that prions are proteinaceous in nature. They are made up of protein. इनका नेचर कैसा है? प्रोटीन के बने हुए हैं. लेकिन प्रोटीन भी कौन से वाले? Not the normal or corrected or beautified protein. No, no, no. They are misfolded protein particles. Faulty protein particles. जिनके बीच में प्रॉपर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था. 1996 के अंदर स्टैनले ने डिस्कवर किया, एंड द अमेजिंग थिंग 1997 के अंदर फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रायंस ही गॉट द नोबेल प्राइज. ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेम दैट इज प्रायंस. अब ये प्रायंस मिसफोल्डेड प्रोटीन है, छोटी सी तो बात है, बॉडी के अंदर बनने वाले प्रोटीन थे और गड़बड़ी हो गई इनकी फॉर्मेशन के अंदर. इतनी बड़ी क्या बात हो गई? तो हमें जानना पड़ेगा थोड़ा और डिटेल के अंदर अबाउट द प्रायंस कि ये आखिर ऐसा कर क्या रहे हैं. प्रायंस का नेचर है कि ये प्रोटीनेशियस पार्टिकल हैं, बट मिसफोल्डेड, फॉल्टी और एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स. If I'll talk about the structure of protein or their conformation, which is formed during the normal mechanism or normal metabolic process of the body, तो हम ये कहेंगे कि एक फिक्स पैटर्न को फॉर्म करते हुए सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनती है. लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बाइंड ना हो पाए, इनके बीच में प्रॉपर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन ना हो पाए, तो ये किसको लीड करते हैं? प्रायंस के फॉर्मेशन को. सपोजिटली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन. इन केस ऑफ प्रायंस क्या होने वाला है?
जो इनके बीच में बॉन्ड्स बनने चाहिए थे उन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। दो चेन्स जुड़कर कुछ बॉन्ड्स बना रही थी नॉर्मली। These are the normal proteins. In this case, in the case of prions, they are unfortunately misfolded protein because इनके बीच में जो bonds बनने चाहिए थे they are not present here. बस ऐसा ही कुछ incorrectly और misfolded protein के अंदर देखने को मिलता है, and these misfolded abnormally formed proteins are now called as prions. ये तो हुई बात इनके स्ट्रक्चर की या इनके बनने की। प्रोटीन के बने हुए हैं पर पूरी तरीके से इनके बीच में जो बॉन्ड्स बनने चाहिए थे वो बेचारे नहीं बन पाए, तो प्रोटीन्स की बैंड बच गई, तो फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे प्रायंस का। प्रायंस बने तो बने, बट इनकी वजह से हमें कोई नुकसान या फायदा हो भी रहा है? तो हाँ जी बच्चा, they are not good for us. Why they are not good for us? Because they are responsible for certain kind of disorders or diseases. They are infectious in nature. हमारी बॉडी के अंदर जब ये प्रायंस बनते हैं तो ये हमें इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, दैट इज फाइन, मेडिसिन लेंगे ठीक हो जाएंगे। नो 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 नो, इट्स नॉट दैट इजी। प्रायंस की वजह से जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है वो अफेक्ट कर रहा है हमारे ब्रेन को। इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी किस पार्ट को? हमारे ब्रेन को इन्फेक्ट करने का काम कर रहे हैं। किस जगह पे और कैसे? तो अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो 2 मेजर साइट्स पे ये इन्फेक्शन कॉज करता है, और हमारा जो ब्रेन है उसको स्पॉन्जी नेचर प्रोवाइड करने का काम करता है। वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ब्रेन जो है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। अलग अलग साइट्स पे स्पॉन्जीनेस और पोर्स क्रिएट करने का काम करता है। इट विल क्रिएट पोर्स इन द ब्रेन, एंड ऑल वी नो कि हमारा ब्रेन बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शन परफॉर्म करता है। ब्रेन की स्ट्रक्चर के साथ अगर किसी भी तरह की छेड़खानी की जाएगी, यानी कि हमने न्यूरॉन्स के साथ छेड़खानी करी है, एंड न्यूरॉन्स रीजनरेट करने की पावर और कैपेसिटी नहीं रखते हैं। वंस दे आर फॉर्म्ड। तो अब यहाँ पे अगर ब्रेन डैमेज हो रहा है, उसमें पोर्स और होल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से डेथ जो है उसको हम कभी भी अवॉइड नहीं कर पाएंगे। वंस अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद द प्रायंस, उसको कंप्लीटली पूरी तरीके से कभी भी क्योर नहीं किया जा सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रायन से जो इन्फेक्शन हो रहा है, इट इज क्वाइट डेडली, इट इज क्वाइट लीथल, बिकॉज इट विल लीड टू डेथ इटसेल्फ। तो प्रायंस क्या कर रहे हैं? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। आर दे अफेक्टिंग टू ह्यूमन बींग्स ओनली? आंसर इज नो, दे आर अफेक्टिंग टू एनिमल्स एज वेल। तो प्रायंस की वजह से जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज हो रहे हैं, ये किन किन को अफेक्ट कर सकता है? दे कैन अफेक्ट टू द कैटल्स। कैटल्स के अंदर ये एक डिसऑर्डर कॉज करते हैं विच इज कॉल्ड एज बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट एज BSE। बोवाइन टर्म लिया है कैटल से रिलेटेड। स्पॉन्जीफॉर्म टर्म क्यों लिया है? स्पॉन्जीफॉर्म टर्म इसलिए लिया है बिकॉज ये पोर्स क्रिएट करके ब्रेन को स्पॉन्जी अपीयरेंस दे देते हैं, स्पॉन्जी ब्रेन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। एनसेफेलोपैथी बिकॉज ये ब्रेन को अफेक्ट करने का काम कर रहे हैं, उससे लिया गया ये पूरा का पूरा टर्म। इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट एज BSE। ये सारे के सारे कैटल्स को इन्फेक्ट कर रहा है। क्या और भी किसी क्रिएचर को, और भी किसी एनिमल को अफेक्ट कर रहा है अदर देन द ह्यूमंस? यस, कर रहा है। किसे? इन शीप्स। शीप्स के अंदर ये कॉज करते हैं स्क्रैपी डिजीज को। शीप्स के अंदर स्क्रैपी डिजीज कॉज करते हैं। यहां पे भी इंफेक्शन कैरी आउट होगा उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन को। तीसरा कंपोनेंट आता है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रायंस की वजह से 2 मेजर टाइप के डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं। नंबर 1 इज Creutzfeldt-Jakob disease, which is in short called as CJD, and second one is Kuru disease. Although Kuru disease का occurrence और Kuru disease के cases with time decrease हो रहे हैं, reason is awareness.
क्यों कैरी आउट होता है, कैसे अफेक्ट करता है, एक एक डिजीज को थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट कि कैटल्स के अंदर जो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी कॉज हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है। ब्रेन के अंदर होल्स और पोर्स क्रिएट हो रहे हैं, ब्रेन के अंदर पोर्स और होल्स क्रिएट हो रहे हैं, दे आर अफेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जिसकी वजह से ब्रेन की एक्टिविटी और फंक्शन पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इट मे लीड टू द मैड काउ डिजीज। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी को ही हम एक और नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज मैड काउ डिजीज। द सेम डिजीज इज नोन बाय दिस नेम ऑल्सो। अब यहां पे क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो मसल्स होती हैं उनका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, तो लोअर लिम्स पे सबसे पहले इफेक्ट देखने को मिलता है। जो कैटल्स हैं वो प्रॉपरली वॉक करने में ही कैपेबल नहीं हो पाती हैं, वो उठने की कोशिश करेंगी बट दे आर नॉट एबल टू, बिकॉज उनकी मसल्स तक प्रॉपर नर्व सप्लाई नहीं जा रही है। सेकेंड थिंग, उनके अंदर थोड़े से मैडनेस कैरेक्टर डेवलप होने की वजह से वो अटैकिंग नेचर इंक्रीज हो जाता है। स्टमक सिस्टम जो है या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरी तरह से एबनॉर्मल हो जाता है। सलाइवा हमेशा ड्रूलिंग कंडीशन के अंदर रहता है। बॉडी वेट के अंदर बहुत ज्यादा रिडक्शन देखने को मिलता है। इन सारी चीजों के साथ बहुत ही प्रोग्रेसिवली इन वेरी शॉर्ट स्पैन जो कैटल्स होते हैं उनकी डेथ कॉज हो जाती है। तो प्रायंस के इन्फेक्शन की वजह से कैरी आउट हो रही है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। मल्टीपल सिम्टम्स बॉडी में देखने को मिलेंगे। मसल्स आर नॉट वर्किंग, बॉडी वेट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बॉडी वेट डाउन जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट वर्किंग वेल, due to all kind of activity and efforts, ultimately it may lead to death of that particular cattle. अगर किसी इन्फेक्टेड प्रायन इन्फेक्टेड काउ का मीट अगर कोई ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है और उस मीट को प्रॉपर तरीके से कुक नहीं किया गया है, इन दैट केस ये इन्फेक्शन कैटल से ह्यूमन बींग्स में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो अ मेजर डेंजरस थिंग कि एनिमल्स की बॉडी का पार्ट इन्फेक्टेड था और वहां से इन्फेक्शन चला गया कहां पे, ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब दिमाग में एक चीज आ सकती है कि प्रायंस ने तो इनके ब्रेन को इन्फेक्ट किया है, हम ब्रेन को ना कंज्यूम करके रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से मीट कंज्यूम कर लेते हैं वाया ब्लड। ये प्रायंस बॉडी के दूसरे पोर्शंस को भी इन्फेक्ट करने का काम करता है। तो ऐसे इन्फेक्टेड कैटल्स को कंप्लीटली सेग्रीगेशन में रखना चाहिए, किसी भी एनिमल के कांटेक्ट में नहीं आने देना चाहिए, या फिर इनकी डेथ के बाद इनके फ्लैश को, इनके मीट को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, इफ वी टॉक अबाउट स्क्रैपी डिजीज इन शीप, यहां पे भी ऑलमोस्ट सारे सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं। जो बॉडी है उसके ऊपर जो वुलन की ग्रोथ कैरी आउट होनी है, जो हेयरी ग्रोथ कैरी आउट होनी है, वो रिड्यूस होने लगती है। मेंटल रिटार्डेशन ऑब्जर्व होने लगता है। इन शीप्स भी मेंटल रिटार्डेशन, यानी ब्रेन की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो रिड्यूस होने लगती है। बॉडी वेट will start reducing or declining. Hairy growth on screen, it will also reduce. तो यहां पे भी धीरे धीरे फाइनली जो शीप एंड इन्फेक्टेड पर्सन होंगे उनकी भी क्या कैरी आउट होगी, डेथ इज अल्टीमेट। इन्फेक्शन कहां कॉज हो रहा है, स्क्रैपी और प्रायन का इन्फेक्शन, इट विल इन्फेक्ट टू ब्रेन, ब्रेन को डैमेज करने का काम हो रहा है। अब आते हैं, बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, क्या प्रायंस ह्यूमंस में भी ब्रेन को इन्फेक्ट करते हैं? आंसर इज यस, ह्यूमंस के अंदर भी प्रायंस ब्रेन को ही इन्फेक्ट करते हैं। नाउ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्फेक्टेड? तो दो डिजीजेस हमें डिटेल में देखनी है और इन दोनों के अंदर ही साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो अलग अलग है। इफ वी टॉक अबाउट आर मेजर वर्किंग एरिया, तो सबसे बड़ा पोर्शन ब्रेन का कौन बनाता है? सेरिब्रम बनाता है। वी हैव 2 सेरिब्रम हेमिस्फीयर्स, राइट?
इन केस ऑफ क्रूट्ज़बेल-जैकब डिजीज ये सेरिब्रम को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं, स्पॉन्जी और पोरोसिटी क्रिएट करने का काम करते हैं. वाइल द सेकेंड डिसऑर्डर विच वी हैव टू स्टडी दैट इज द कुरू डिजीज, उसके अंदर ये हमारे हाइंड ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं. तो सेरिबेलम बॉडी की पोस्चरिंग को, बॉडी के बैलेंस को और बहुत सारे इनवॉलेंटरी फंक्शंस जो हैं, इंटरनल बॉडी के ऑर्गन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो कुरू के केस में वो सब कुछ बिगड़ जाएंगे. इन केस ऑफ सीजेडी कहां इन्फेक्शन कॉज हो रहा है? सेरिब्रम पे इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, और यहां से तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द बॉडी इज कंट्रोलिंग. हमारा स्पीच, हमारी राइटिंग, हमारी मेमोरी, तो ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे डिक्लाइन होती जाएंगी. तो लेट अस सी फर्स्ट डिसऑर्डर दैट इज क्रूट्ज़बेल-जैकब डिजीज. इसके अंदर क्या हो रहा है? नॉर्मली फोल्डेड अगर प्रोटीन होते तो कोई बात नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्रोटीन के अंदर मिसफोल्डिंग कैरी आउट हुई, वो कन्वर्ट हो गए प्रायंस के अंदर. नाउ व्हाट दे आर डूइंग, वो हमारे ब्रेन का जो मेजर एरिया है, जो वर्किंग एरिया है, उसके अंदर पोर्स क्रिएट कर रहे हैं, होल्स क्रिएट कर रहे हैं. तो लार्ज साइज के वैक्यूल्स वहां पे डेवलप हो रहे हैं. जो वर्किंग एरिया है उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है. इफ यू सी इन द डायग्राम व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर, नॉर्मल ब्रेन की जब फंक्शनिंग कैरी आउट हो रही है तो ये हमारा हेल्दी सा एकदम लाइवली सा ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है. बट इन केस ऑफ इंफेक्शन विद PRP-SC, जो स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलोपैथी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रायंस हैं, ये एक तरीके से हमारे ब्रेन के साइज को रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं. जगह जगह पोर्स एंड कार्टर्स क्रिएट कर रहे हैं. वर्किंग एरियाज जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, एंड इवेंचुअली मल्टीपल सिंड्रोम्स एंड सिम्टम्स कैरी आउट होने लगेंगे. सबसे पहला चीज देखने को मिलेगा मेमोरी लॉस. डिमेंशिया जैसे फीचर्स इंसान शो करने लगता है. वर्किंग ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ ब्रेन विल ऑल्सो रिड्यूस. मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्पेयर होने लग जाएगा. एंड इवेंचुअली और एट लास्ट डेथ इज फॉर श्योर. There is no permanent cure of the prions infection. तो अगर किसी पर्सन को क्रूट्ज़बेल-जैकब सिंड्रोम होता है तो उसको हम 100% कभी भी क्योर नहीं कर सकते. हम डेथ को थोड़ा सा टाल सकते हैं, बट ब्रेन अगर अफेक्ट हो रहा है तो हमारी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स उसके साथ अफेक्ट होने लग जाएंगे, एंड इवेंचुअली धीरे धीरे इंसान अपनी डेथ की तरफ प्रोग्रेस करने लग जाएगा. तो दिस इज वेरी डेडली. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ह्यूमन के अंदर तो कॉज होती है कुरू डिजीज. कुरू डिजीज जो है ये सबसे ज्यादा जो फैलने का रीजन था दैट वाज अ बैड रिचुअल जो कि प्रैक्टिस की जाती है न्यू गिनी के अंदर. क्या रिचुअल है कि जब फैमिली के अंदर किसी एल्डरली पर्सन की डेथ कैरी आउट होती है तो उस डेड पर्सन के ब्रेन को खाते हैं लोग. फैमिली वाले अपनी ही फैमिली के अंदर अगर किसी पर्सन की डेथ हुई है तो एज अ फ्यूनरल रिचुअल उसके ब्रेन को कंज्यूम करेंगे, खाएंगे. कुछ तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ कैनाबलिज्म. व्हाट इज कैनाबलिज्म? कैनाबलिज्म डिफाइन करता है खुद की स्पीशीज के लोगों को खाना. यहाँ पे कंप्लीट बॉडी को तो नहीं कंज्यूम किया जा रहा, पर उसके एक पार्ट को कंज्यूम किया जा रहा है. अगर मरने वाले इंसान के ब्रेन में प्रायंस की वजह से इन्फेक्शन था और उसी इन्फेक्टेड ब्रेन को अगर कोई हेल्दी इंसान कंज्यूम कर रहा है तो व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट? वो प्रायंस डायरेक्टली उनकी बॉडी में जा रहे हैं एंड इट इज गोइंग टू इन्फेक्ट देयर ब्रेन एज वेल. तो 1950 और 1960 वाला जो टाइम पीरियड था, 1950 टू 1960s, इस टाइम पीरियड के दौरान न्यू गिनी के अंदर बहुत सारे कुरू डिजीज से अफेक्टेड लोग पाए गए और ये वहां की एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिनके अंदर फॉलो किया जाता था. नाउ अ डेज लोगों को अवेयर किया जा रहा है, उनको इस चीजों के बारे में सिखाया जा रहा है,
तो धीरे धीरे अब कुरु के थ्रू जो इन्फेक्शन कॉज हो रहे हैं उनका रेट, उनके नंबर्स डिक्रीज हुए हैं, बिकॉज ऑन गेटिंग अवेयरनेस लोगों ने अब ये जो रिचुअल फॉलो करते थे कि फ्यूनरल पे जाने पर डेड बॉडी का ब्रेन खाते थे, उस रिचुअल को उन्होंने कम कर दिया है। कंप्लीटली स्टॉपेज अभी भी नहीं हुआ है, बिकॉज ट्राइबल कम्युनिटी है, समवेयर इन देयर लोकेशन दे आर फॉलोइंग दिस थिंग, बट मेजर लोगों ने इस चीज को, इस रिचुअल को अब बंद किया है, जिसकी वजह से कुरु के जो चांसेस हैं वो अब धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो प्रायंस हमारे लिए डेडली हैं। प्रायंस बन कैसे रहे हैं? प्रोटीन की मिसफोल्डिंग से बन रहे हैं। नॉर्मल फोल्डेड अगर प्रोटीन था देन इट वाज ओके, इट वाज परफॉर्मिंग इट्स नॉर्मल फंक्शन। लेकिन अगर कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, प्रॉपर बाइंडिंग एंड बॉन्डिंग कैरी आउट नहीं होती है, तो ये मिसफोल्डेड प्रायंस जो बने, इन्होंने क्या किया? ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होने लगे, ब्रेन में इनका एग्रीगेशन होने लगा, एंड ड्यू टू देयर एग्रीगेशन इन द ब्रेन दो चीजें हमें देखने को मिली। दे स्टार्टेड एग्रीगेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वो भी बॉडी के ब्रेन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे इनका नंबर और अमाउंट इंक्रीज होगा, इट विल क्रिएट अ टॉक्सिसिटी, ज्यादा से ज्यादा ब्रेन के पार्ट को इन्फेक्ट करेंगे, और जितना ज्यादा ब्रेन इन्फेक्ट होगा उसकी वजह से उसका बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो ब्रेन अपनी एक्टिविटी खो रहा है। तो प्रायंस को स्टेनले ने डिस्कवर किया 1996 के अंदर। मिसफोल्डेड प्रोटीन है, तो अगर नेचर की बात करें तो वी कैन कॉल देम दैट दे आर प्रोटीनिशियस। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज कर रहे हैं, सीधा ब्रेन को अफेक्ट कर रहे हैं, कैटल्स को, शीप्स को एंड ह्यूमन बींग्स को भी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रायंस, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने हैं। There is no genetic material associated with them, and even though they are very deadly and dangerous for us. Thank you so much for watching this video, and if you find it useful, do like, share, subscribe the video. Thank you so much. We'll see you in the next video with some another topic. Till then, take care. Bye-bye.